Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will discuss fundamental rights that we have started the education contemporary India. तो सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना, लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, हमने प्रेम्बल के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे राइट्स जो कि हर ह्यूमन को इंडिया में दिए जाते हैं, उनसे कलर, कास्ट, उनके जो भी रिलीजन से हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बर्थ ऑफ प्लेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेल फीमेल या कोई भी पर्सन है तो उसको वो राइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, So fundamental rights are essential human rights that are offered to every citizen irrespective of caste, race, creed, place of birth, religion or gender. So these are equal to freedom and these rights are essential for personal good and the society at large. So next, how many fundamental rights are there? There are 6 fundamental rights that are right to equality, right to freedom, right against exploitation, and right to freedom of religion, culture, education, remedies. And now we will discuss the articles according to the articles. ठीक है, जो इन कौन से आर्टिकल के अंदर कौन से राइट आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है और फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग तो हमें इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। ठीक है, तो जो राइट ऑफ टू इक्वालिटी आ जाता है उसके अंदर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के अंदर हमारे राइट्स जो इक्वालिटी से लेकर हैं वो दर्ज किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अंदर आ जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के आगे सब बराबर है, कोई किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास कम है, कोई लेबर क्लास है, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब इक्वल है। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट ऑल सिटीजन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इक्वालिटी अगर आपको याद करने का वे देखना हो तो देखिए आर्टिकल 14 सबसे पहले लॉ आ जाता है कि हम किसके आगे इक्वल हैं, लॉ के आगे इक्वल आ जाते हैं। फिर आर्टिकल 15 कि हमें सोशली जो भी सरकार ने चीज़ बनाई है, जो भी गवर्नमेंट ने चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पार्क्स हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, पब्लिक म्यूजियम, एग्जीबिशंस, ठीक है, और मॉल्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, ये हो सकता है कि स्टेट वुमेन्स या चिल्ड्रन के लिए कुछ ऐड कर दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस को नहीं मिलेगा, मेंस को भी मिलेगा। कुछ स्पेशल प्रोविजंस रख दी जाती हैं वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए। ओके, तो इतना हक स्टेट्स को होता है कि वो कोई डिसीजन लेना हो तो वो ले सकते हैं। आर्टिकल 15 सोशली इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज, एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक पब्लिक पार्क्स, म्यूजियम, वेल्स एक्सेट्रा। However, the state may make any special provision for women and children. आर्टिकल 16 के अंदर क्या आता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की सबको एक ही इक्वालिटी के हिसाब से देखा जाता है। ओके, सो इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इट ले डाउन दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑल सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब। कि ऐसा नहीं है, जब भी गवर्नमेंट जॉब निकाली जाती है तो उसमें सीट्स बुक की जाती हैं कि इतनी जनरल कैटेगरी के लिए होगी, इतनी SC OBC के लिए होगी, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कि अगर जनरल की जितनी सीटें थी उनको उतनी ना दी जाए, उतनी तो मिलेगी ही, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है सीट्स का। ओके, ऐसा नहीं होता कि OBC वाले को ही सारी दे दी जाए या जनरल वाले को ही सारी बुक कर दी जाए। ठीक है, और कोई भी पर्सन उसके लिए अप्लाई कर सकता है जो कि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ओके, next is article 17 abolition of untouchability. It abolishes the practice of untouchability, means practice of untouchability is an offense and anyone doing so is punishable by the law. जैसे किसी बच्चे के साथ कुकर्म कर दिया या किसी बड़े के साथ हो गया तो उनका हक है कि वो लॉ के आगे जा सकते हैं, उनको इक्वालिटी मिलेगी और उनको पनिश, जो गलत है उनको पनिश किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट from conferring any titles. Citizens of India cannot accept titles from a foreign state. आप किसी फॉरेन कंट्री या, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद बनाया है, राइट, हमने डिफरेंट कंट्री से जो चीज़ हमें अच्छी लगी, जो भी चीज़ असेंबली को अच्छी लगी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी, उन्होंने इस पूरे पे डिस्कशन भी किया था, BR अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, तो हमें किसी फॉरेन स्टेट ने ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की हैं। ठीक है, तो हम उस चीज़ को अबॉलिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम।
राइट टू फ्रीडम के अंदर अब कितने आर्टिकल आते हैं? 19 to 22। पहले आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। 14 से लेकर 18 के आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो थे वो हमारे इक्वालिटी के रिलेटेड थे। 19 से 22 हमारे फ्रीडम से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें कहीं पर भी कुछ भी बोलना हो हम बोल सकते हैं। हमें जिस तरह से हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि अगर हमारे घर में शादी है तो हम संगीत रख सकते हैं, अपने एक्सप्रेस हमारे जो भी फीलिंग्स हैं हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमारी डेथ हुई है तो हम उनकी शोक सभा रख सकते हैं। मतलब हमें आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हमें शांतिपूर्वक रहने की आज़ादी है। और विदाउट आर्म्स का मतलब है कि हम कोई हथियार नहीं रख सकते। अगर हमने कोई हथियार रखना है तो हमारे पास उसका एक पर्टिकुलर लाइसेंस होना चाहिए या एक पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए जो कि हम सरकार को बता सकें। ओके, नेक्स्ट इज टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। वी कैन मूव फ्रॉम हियर एंड देयर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ऐसा नहीं है कि अगर आपके फादर की दुकान कपड़े की थी तो आप कपड़े की दुकान ही कर सकते हो, आप कुछ और कर ही नहीं सकते। आपको फ्रीडम है, आप कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते हो, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी स्टडी कर सकते हो, और जिसमें आपका मन हो आप उसको अपना एज अ प्रोफेशन बना सकते हो। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। Article 20 says that the state can impose reasonable restrictions on the groups of security of the state, friendly relation with foreign state, public order, decency, morality, contempt of court, etc. ठीक है, तो आर्टिकल 20 क्या कहता है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। जहाँ पर उसको लगता है कि हमारे सिटीजन्स की सिक्योरिटी की बात है तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जैसे हमने लॉकडाउन में देखा, वीकली लॉकडाउन लगाए गए, है ना। सो आर्टिकल 21 to 22। Article 21 deal with protection of life and personal liberty. Article 21A states that shall provides free and compulsory education to all children of age of 6 to 14. देखिए आर्टिकल 21A जो था वो बाद में ऐड किया गया था, इसीलिए उसको जब पर्सनल लिबर्टी की बात आई ना तो उसी के अंदर पर्सनल एजुकेशन की बात भी रखी गई कि हर बच्चे को कम से कम जो बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जो स्टडी होती है वो करवाई जानी चाहिए। तो लोगों ने अपना रीज़न आउट दिया, जैसे जो लेबर क्लास थी या बहुत ही कम उनका इनकम सोर्स था, तो उन्होंने रीज़न दिया कि हमारे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने फ्री एजुकेशन का निकाला कि 6 to 14 एज के बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, 6 to 14 एज के बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मली 1st क्लास से लेके 8th क्लास तक के आते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये आर्टिकल बनाया गया था। आर्टिकल 22 डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन sorry, I think there's any mistake. I will write down that in the comment box. So right against exploitation, इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 23 and 24. आर्टिकल 23 deals with the prohibition of traffic in human beings and forced labor, कि आप किसी भी बच्चे से फोर्सफुली लेबर नहीं करवा सकते। अब वो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसका मन नहीं है लेबर करने का वो नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप किसी से कोई चीज़ ज़बरदस्ती करवाते हो तो वो ट्रैफिकिंग करवाना हो जाता है। आर्टिकल 24 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कि जैसे कि कुछ लोग बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कह के लेकर जाते हैं और फिर उनसे घर पे काम करवाते हैं, फैक्ट्रीज में काम करवाते हैं, घरों में काम करवाते हैं या अपनी शॉप पे ढाबे पे काम करवाते हैं, तो वो एक हर बच्चे का अधिकार है कि वो उस चीज़ से मना कर सकता है, और ये चीज़ हमारे आर्टिकल 24 के अंदर आती है। ठीक है, कि आप किसी भी बच्चे से लेबर नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। अब रिलीजन के रिगार्डिंग क्या क्या आते हैं कि आर्टिकल 25 डील करता है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, कोई भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हो, कि अगर आप जिस धर्म में हो, अगर आपको उसके कुछ रूल्स अच्छे नहीं लगते या सही नहीं लगते, आप दूसरे रिलीजन में ट्रांसफ़र हो सकते हो। ठीक है, इस चीज़ की फ्रीडम है, लेकिन ज़बरदस्ती आपको नहीं करवाया जा सकता। अगर आप ज़बरदस्ती अपना रिलीजन चेंज कर रहे हो या किसी के फोर्स में आकर ज़बरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है, आप अपना रिलीजन नहीं छोड़ना चाहते हो, तो वो एक क्राइम है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। आर्टिकल 26 डील्स विद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपको अपना कोई जिस रीज़न को आप मानते हो, जैसे आप मान लीजिए कि आप हनुमान जी के भक्त हो, तो आप हनुमान जी का कोई संकट मोचन पाठ रखना चाहते हो, या आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, उसका आप कुछ भी पे करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आर्टिकल 27 डील्स विद फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि अगर आप दान देना चाहते हो, ठीक है, अपने रिलीजन के नाम पे, तो आप दे सकते हो, लेकिन वो किसी भी सेंस से
ज़बरदस्ती या किसी दूसरे रिलीजन को फैक्ट ना करता हो। आर्टिकल 28 डील्स विद फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Next is cultural and educational rights, Article 29 to and Article 30. Article 29 deals with protection of language, script and culture of minorities कि आप अपने जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें बोल सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। आर्टिकल 30 डील्स विद द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कि आपको छोटे बच्चों को जो भी एजुकेशन हक है वो आप उनको देना है। ठीक है, सो ये थे हमारे कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। Next is right to constitutional remedies. Article 32 deals with the right to move to the Supreme Court for enforcement of the fundamental rights including the writs. देखिए अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये तो सारे आपके फंडामेंटल राइट्स आ गए कि आप कौन से आर्टिकल के तहत क्या आप कोर्ट में जाकर कह सकते हो। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर आपकी बात सही है या गलत है। अब आपके ये जो राइट्स है ना, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो और अपने फंडामेंटल राइट के लिए आप हक के लिए बोल सकते हो, लड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 के अंदर आता है कि आप आपके फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलने पर आप जाकर शिकायत कर सकते हो, वो आर्टिकल 32 के अंदर आता है। इसके अंदर ये कुछ रिट्स आते हैं जैसे कि हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेटोरी एंड क्यो वारंटीज। ठीक है, अब इनको यहाँ इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन आ जाता है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो कि हमारे आर्टिकल 32 में आता है। तो ये था मेरा वीडियो फंडामेंटल राइट्स का, जो एक फंडामेंटल राइट थोड़ा सा रह गया था आई थिंक रिटर्न में, तो वो मैं आपको कमेंट में लिख दूंगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।